हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन 2020 सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई उसका पार्ट 7 आज लेकर आया हूं मैं। पहले 6 पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, यह उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। सही आंसर सोचिए इसका क्या हो सकता है। सही आंसर इसका है अनुच्छेद 52। ठीक है, देखिए अनुच्छेद में होता क्या क्या है इन सब में। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात करेंगे हम बाद में। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ये बताना है कौन कौन से सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नीचे दिए गए हैं। ये बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखिए ये तो कन्फर्म है कि निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं होता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। अर्थात राज्यों की विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो नहीं होते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए 1, 3, 4 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, 1, 3, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताइए। तो इसका सही आंसर बिल्कुल नहीं है ये वाला कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कभी स्थगित नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अर्थात ये पूछा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। देखिए ये जो निर्वाचक मंडल में एकल हस्तांतरण मत प्रणाली होती है उसमें एक विधायक के वोट का मूल्य क्या होता है? राज्य की जो जनसंख्या है उसको भाग दिया जाता है राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या से और उसको गुणा किया जाता है 1000 से। ठीक है, और एक संसद सदस्य का अर्थात सांसद का वोट मूल्य क्या होता है कि सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, उनके मतों का कुल मान कितना होता है, ये कुल मान कितना होता है और बटे अर्थात उसको भाग दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए कब पात्र नहीं होता है? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। कब मुख्यमंत्री मत करने का अधिकार उसको नहीं होता है? कब नहीं होता है बताइए? जब, क्योंकि राज्य विधानमंडल में जो निम्न सदन होता है वो राज्य विधान परिषद होती है। ठीक है, उसका निम्न सदन का
कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अगर मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अर्थात राष्ट्रपति यदि पुनः चुनाव लड़ना चाहता है तो वो उसके लिए योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 57, 56, 58 या 60? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 57। देखिए 56, 58, 60 में क्या है? अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन की जो योग्यता हैं वो दी गई हैं, पुनः निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 56 में क्या दिया है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि वो उसके जो पद की अवधि है वो कितनी होगी, 5 वर्ष होती है, या फिर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर वो अपना पद त्याग भी सकता है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होंगी, यानी कि अर्हताएं। अनुच्छेद आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित आर्टिकल 60। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है ये देखा जाएगा। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया है? तो महाभियोग जो प्रक्रिया होती है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति का काम यदि संविधान के अनुरूप नहीं लगता है तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा था? राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं जिन्हें लगाकर वो किसी भी बिल को रोक सकता है। वह कौन सा बिल था कि राष्ट्रपति एकमात्र मामले में? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। बताइए इनमें से कौन सा विधेयक था? तो इसका सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। देखिए पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, मगर यह जो वीटो है आत्यंतिक वीटो ये मंत्रिमंडल की इच्छा के अधीन होता है, तो इसको हम वीटो का प्रयोग प्रथम बार नहीं मानेंगे। वो एकमात्र पॉकेट वीटो जो होता है जिसे जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं, उसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था जब राष्ट्रपति थे। ये इसका प्रयोग जो है स्वेच्छा से होता है, इसलिए पॉकेट वीटो को पहली बार वीटो का प्रयोग किया था किसमें? ये मैंने बता दिया है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में, ठीक है। कोई भी वीटो लगाया जाता है तो बिल को असीमित सीमा तक राष्ट्रपति अपने पास रखता है और ना ही पुनर्विचार के लिए उसे लौटाता है। अपने पास भी रख लेता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? जब कोई बिल किसी सदन में पास नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उस बिल को पास करने के लिए। तो अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 123, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? ऐसी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। सोच कर देखिए जरा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 74 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? यहाँ नहीं है, ठीक है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति करना। इसमें से क्या नहीं कर सकता है राष्ट्रपति? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। वित्तीय बिल वो उसे पास करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति
कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र जी थे। ठीक है, वो किस राज्य से थे ये बताना है। उनका राज्य जो था वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार से थे वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा है, आसीन नहीं रहे? कौन है ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो उपराष्ट्रपति रहे, तो इसका जो सही आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। बाकी तीनों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वेंकटरमन जी, ये तीनों ही उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन था उससे संबंधित रहे हैं? बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है एन संजीव रेड्डी। ये जो हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति का जो भवन है वो किसने बनाया था ये बताना है कि उसका डिजाइन किसने किया था। एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कॉर्बसियर द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा या तरुण दत्त द्वारा? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। 1950 तक इसे क्या कहते थे? राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस। 1950 तक वायसराय हाउस कहते थे, वायसराय हाउस। 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाता था इसको, राष्ट्रपति भवन को, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? कुछ केंद्रीय मंत्री ऐसे थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब देखिए, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बाराहगिरी वेंकटगिरी, शंकर दयाल शर्मा। बताइए इनमें से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले? उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानी जैल सिंह। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रपति रहे हैं। देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये खाद्य, कृषि और सहकारिता जो विभाग होता है, शिक्षा विभाग के भी मंत्री रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री रहे हैं, जो अभी ऑप्शन क्वेश्चन था अपना हमारा पिछला। प्रणब मुखर्जी, जो अभी इससे पहले जो थे प्रणब मुखर्जी, वो वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ ध्यान देने वाले, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बाराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो इनका सही आंसर है बाराहगिरी वेंकटगिरी। ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति भी थे। जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तीसरे जो राष्ट्रपति थे, उनके बाद बाराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? कोच्चिरील रामन नारायणन, रामनाथ कोविंद, ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। पहले दलित राष्ट्रपति, इसका सही आंसर है कोच्चिरील रामन नारायण। बहुत सौ को ऐसा लग रहा होगा, बहुत से लोगों को, रामनाथ कोविंद नहीं, रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। पहले थे कोच्चिरील रामन नारायण, ये केरल के राष्ट्रपति थे, ये अर्थशास्त्री भी थे। 10वें राष्ट्रपति थे, ये हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? निम्न में से बताना है उत्तर प्रदेश के कौन थे। निम्न में से उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा या रामनाथ कोविंद। इसका जो सही आंसर है रामनाथ कोविंद, अर्थात उत्तर प्रदेश से पहली बार राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद जी। ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। इनकी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का भी नाम याद रखिए, क्या है? लोकतंत्र के, इनकी पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर, लोकतंत्र के स्वर, क्योंकि ये पूछी जा सकती है एग्जाम में कि हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक, या फिर दार्शनिक राजा कहते थे उनको, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। सही आंसर बताइए। सही आंसर है इनका, हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इनको दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक भी कहा जाता था। तो देखिए आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। जो भी क्वेश्चन हम कराएं वो इम्पोर्टेंट हैं। पिछले 6 जो सीरीज 6 पार्ट हमने जो कराए हैं वो देख लीजिए एक बार जाकर, ठीक है। और सिलेक्शन हेल्पलाइन से अगर आप ये क्वेश्चंस की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ध्यान देने वाली बात है कि जल्द ही एग्ज़ाम, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई के बाद। थैंक यू।